हेलो फ्रेंड्स। मैं सी मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत करने जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने परमात्मा, हमें अपने ईश्वर का धन्यवाद करना होगा कि हमें उन्होंने इस डिसीजन के लिए जो है आज रेडी किया है कि हम जो है इस तरीके से अपने उस जीएसटी को जो हम आज समझना चाह रहे हैं, इस तरीके से समझ सकें ताकि उसका हमें बेनिफिट जो है, उसको हम लॉन्ग टर्म में चाहे हम कहें इसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकें, चाहे हम किसी एग्ज़ाम्स कोई भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, चाहे कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स है, चाहे हमारे ग्रेजुएशन बेसिस एग्ज़ाम्स हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम वो इस तरीके से इतने ईज़ी फॉर्म में हो जाए, वो तभी हो पाएगा जब हमें प्रोविजंस की क्लैरिटी होएगी और अच्छे ढंग से होएगी। तो हमें आज अब जो शुरुआत करनी है, वो उसी तरीके से चलनी है। हम वन बाय वन जो है ईज़ी फॉर्म में सेक्शन वाइज़ चलेंगे, बहुत ही ईज़ी। पहले हम फाउंडेशन में काम करेंगे। फाउंडेशन जैसे कोई भी इमारत को बनने से पहले, कोई भी बिल्डिंग को बनने से पहले उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव में काम किया जाता है। उसकी नींव जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, उसकी बिल्डिंग उतनी ही मजबूत होगी, उतनी ही अच्छी होगी। तो हमें सबसे पहले फाउंडेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। हम पहले बेसिक पे काम करेंगे कि किस तरीके से पहले लॉ क्या था, किस तरीके से उससे भी पहले कि क्या लॉ लाने की ज़रूरत, किस तरीके से जीएसटी लाने से पहले क्या लॉ था, उसमें क्या फ्रेम आउट था, क्या प्रॉब्लम्स थी, ये सब उसका पार्ट रहेगा। इसलिए फाउंडेशन को मैं बहुत डिटेल में कोशिश करूँगा आपके साथ डिस्कस करने की। उसमें अच्छा टाइम डिवोट करेंगे ताकि जब हम प्रोविजंस में उतरें, तो प्रोविजंस को हम बहुत ईज़िली कोरिलेट कर सकें उस प्रॉब्लम्स के साथ और अपने सॉल्यूशंस को देख सकें और जितना क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करती हैं ये चीज़ें। जब मार्केट में जब बिज़नेस एंटिटीज़ को प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो हमें एग्ज़ाम्स तो हो का के लिए तो बेनिफिट देगी ही देगी, साथ में जब हम इसका यूज़ करेंगे अपने डेली लाइफ में, हमें बहुत ही जब ज़्यादा फ़ायदेमंद देगी। इसलिए पहले कुछ लेक्चर्स में, पहले कुछ डिस्कशंस में हम फाउंडेशन पे टाइम लगाएँगे, डिवोटेड टाइम लगाएँगे ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए। चाहे उसके लिए हमें बिल्कुल बेसिक से चलना पड़े, हम डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इसमें भी टाइम लगाएँगे, लेकिन उसका पर्पस ये है कि हमारी जो इमारत बने, वो मजबूत बने। उसके बाद जब हम प्रोविजंस में शुरू करेंगे, सीजीएसटी के काफ़ी सारे प्रोविजंस जो भी मेजर प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, उसके रूल्स हैं, वो साथ-साथ हम रेफर करके चलेंगे। उसको ईज़ी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो नोट्स बनाए गए हैं, ये नोट्स जो हैं बेयर एक्ट से बनाए गए हैं, जो कि मेन एक्ट होता है वहाँ से उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी गई है। उसको इतनी सिंपल फॉर्म से हम डिस्कस करेंगे कि हमें कोई भी इश्यू नहीं आएगा। हम बेयर एक्ट को ही इतना सिंप्लीफाइड करके डिस्कस कर लेंगे। तो हमें एक संकल्प लेना है कि हम इस वोल ड्यूरेशन के बीच में पूरी जीएसटी अगर हम इसको कोर्स कहें, तो इस कोर्स के ड्यूरेशन में अपने आप से संकल्प करना है कि हम अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि हम तहे दिल से इसको साथ-साथ नोट्स नोट करेंगे और नोट्स अगर आपने अपने फॉर्म में इसको नोट्स बना लिए, एक रजिस्टर अगर आपके लिए प्रिपेयर हो गया ना इस टाइम पे, अगर साथ में आप जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, जब हम इसके साथ अगर हमने पेपर फॉर्म में इसको साथ-साथ नोट करते गए, तो हमें बाद में जब हम इसको रिवाइज़ करेंगे या कभी हमें प्रैक्टिकल लाइफ में जब दिक्कत आएगी और रजिस्टर खोल के हम उसको रेफर कर लेंगे, हमें आईटीसी लेना है या नहीं लेना, हमें देखना है, हमें रजिस्ट्रेशन किस तरीके से रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस क्या कहते हैं, वो रेफर करना है। जस्ट हमने रजिस्टर खोला और गो थ्रू कर लिया। तो उस टाइम के लिए वो हमारे लिए एज़ अ एसेट काम आएगी। आज हमारे को थोड़ा-सा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, एफर्ट डिवोट करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज हम अपने एफर्ट को इस बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ कर देंगे कि हमें जो है बाद में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम फाउंडेशन में जो मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, हम पहले लेआउट तैयार करेंगे इसका, लेआउट उसके बाद जो कि हम पहली 2 2-3
पार्ट्स में उसको कवर अप करेंगे। उसके बाद उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने पड़े, कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 आया, उसमें जो सेक्शन 20 सेक्शन जो है नए इंट्रोड्यूस करे गए, तो उसमें क्या-क्या सेक्शंस में क्या-क्या जो है किस-किस आर्टिकल्स में चेंज करा गया, वो हम देखेंगे। अभी आपको हो सकता है ये बात जो है वो क्लियर आउट नहीं हो रही हो, लेकिन हम वन बाय वन इसको स्लो फॉर्म में जब हम करेंगे ना, तो किसी को भी, आई गारंटी यू कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी लगती है, तो आप उसी ही वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरी रेज़ कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी रेज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे उसका रिवर्ट आपको मिल जाएगा। तो इसी होप के साथ, इसी बेस्ट विशेस के साथ आइए शुभारंभ करते हैं विदाउट फर्दर डिले, और एक बेहतरीन आप और मैं मिलके जो है एक बेहतरीन अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, और ऐसा प्रिपेयर करेंगे कि कोई भी एग्जाम्स, कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम जीएसटी के रिगार्डिंग फर्दर हमें नहीं रही। इसी शुभकामना के साथ आइए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर जो है हमारा बनता है ये हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। बेसिकली हम पूरी हिस्ट्री की बात करेंगे, जहाँ पे हम सिर्फ जीएसटी की नहीं, उससे पहले की भी बात करेंगे कि पहले क्या किस तरीके से टैक्सेशन थी, और उस टैक्सेशन में किस तरीके से क्या प्रॉब्लम्स आई, और क्या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी, तो इस जो जीएसटी को लाना पड़ा, ठीक है। जीएसटी के बारे में ये पूरा हम कहें तो नींव है, एक तरीके से नींव क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी और ऐसी अगर क्वेश्चन आए ना, जैसे हमने सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है वो हम करेंगे, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र में आती है जो हमें ध्यान में नहीं आ रही, तो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी उसका आंसर कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर हमें बेस पता होगा कि यार टैक्स क्यों लिया जाता है, किसी को लॉस, गवर्नमेंट को लॉस तो नहीं हो रहा, ये छोटी-मोटी जो नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट से भी सोच सकते हैं कि 2 जने हैं, उसमें किसी को दोनों ने कुछ बाँटा, तो किसी को लॉस, किसी को प्रॉफिट, मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ना, ये चीज़ क्लियर क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसमें थोड़ा-सा टाइम हम लगाएँगे, ठीक है? ये थ्योरेटिकल चैप्टर होगा, लेकिन बहुत ज़रूरी होगा। तो इसमें सबसे पहले 2 टाइप ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन-सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन-सा होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, कि डायरेक्ट टैक्स में किस तरीके से कलेक्शन रहेगी, इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे रहेगी, वो अभी हम दोनों का डिफरेंसेस देखेंगे, कि डायरेक्ट टैक्स में क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है। सबसे पहले बात ये है कि जैसे हमने लगान मूवी देखी होगी सबने, लगान क्या था, वो भी एक तरीके का टैक्स ही तो था। वहाँ पे जो टैक्स था फार्मर से लिया जाता था इन द फॉर्म ऑफ, उनको उनकी जो कल्टीवेशन होती थी, उन्होंने जो उगाया उसका एक प्रपोर्शन जो है वो ले लिया जाता था। तो उसी बेसिस पे वो एक्चुअल जो चीज़ें होती थी उस पे ही वो फ़िल्म बनी है। तो कि इस तरीके से जो है लगान लिया जाता था। लगान भी एक तरीका का कर हो गया। तो वहाँ पे उससे भी पहले जो है टैक्सेशन का जो जन्म है वो बहुत पहले से है। जैसे इसके बारे में अगर कहा गया, तो इसको जब मैं गूगल पे सर्च किया ना, तो इस पे ये लिखा हुआ था, मैं और पीछे कोशिश कर रहा था कि और पीछे का सर्च करें, तो उसमें लिखा हुआ है कि मनुस्मृति और अर्थशास्त्र में भी जो है ना, टैक्सेशन का जो है व्यू बताया गया है, कि इसमें जो है इसका पीछे जो रीज़निंग होती थी वो मैक्सिमम जो है सोशल वेलफेयर, ताकि कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि एक इंसान बहुत ही अमीर है और एक इंसान जो है उसको खाने के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। तो एक मीडियोकर बंदा ऐसा होना चाहिए जो इस चीज़ को टेक केयर करे। तो इस जो गवर्नमेंट होती है वो एज़ अ मीडियोकर एक्ट करती है, जहाँ पे वो देखती है कि किस तरीके से जो अमीर है उससे कुछ ना कुछ ऐसा पोर्शन लिया जाए जो कि सोसाइटी की और बाकी की जो है वो हेल्प के लिए यूज़फुल हो सके। तो इसमें भी मनुस्मृति में भी यही चीज़ करी गई। तो यहाँ पे यही लिखा गया, इन इंडिया द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन एज़ इट इज़ नोन टुडे हैज़ बीन फॉर्म्ड इन वन फॉर्म और अनदर फॉर्म। चेंज होता गया, टैक्सेशन का फॉर्म चेंज होता गया। आज डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, हम आज जीएसटी की बात करते हैं। पहले वो जो टैक्सेशन था वो अलग फॉर्म में था। एक टाइम पे इंडिया जो थी वो सोने की चिड़िया थी, वहाँ पे सोना बहुत था। वहाँ पे फिर धीरे-धीरे लगान लिया गया, तो बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें चेंज होती गई, टैक्सेशन के फॉर्म चेंज होते गए, लेकिन रीज़निंग वही रही कि अमीर जो है, जिसके पास ज़्यादा है, उससे लिया जाए और वो सोशल वेलफेयर पे लगा जाए, ताकि जो बाकी लोगों की जो नीड है, वो पूरी हो सके। तो यही यहाँ पे कहा गया, वैरायटी ऑफ टैक्स मेजर जो भी थे,
बोथ इन द मनुस्मृति या फिर अर्थशास्त्र। उसके पीछे रीज़न यही होता था कि जो बड़ा प्लेयर है या हम कहेंगे मनुस्मृति में कहा गया कि जो किंग है, किंग शुड अरेंज द कलेक्शन ऑफ टैक्स इन सच अ मैनर दैट टैक्स पेयर डिड नॉट फील द पिंच ऑफ पेइंग द टैक्स। राजा को इस तरीके से टैक्स लेना है कि जो करदाता है, जो टैक्स पेयर है, जो भी वो पेमेंट कर रहा है, उसको पिंच ना हो, मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट ना हो कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। इसलिए जैसे हमारा इनकम टैक्स का स्लैब होता है, तो छोटे एसएससीज़ के लिए कोई टैक्स नहीं लेते कि चल यार इसकी इनकम कम है, इससे नहीं लेना। वो जितना-जितना बड़ा एसएससी होता जाता है, उससे टैक्स रेट उससे बढ़ता जाता है। अगर वो 30% स्लैब रेट पे आ रहा है, तो वो बड़ा एसएससी है, तो उससे इसलिए 30% ले लिया ताकि वो 70% में भी अपना काम चला सकता है। तो इस तरीके से देखो रीज़निंग देखो कितनी पुरानी है, मनुस्मृति में लिखा है। लेकिन आज भी बेसिक प्रिंसिपल जो है इसी तरीके से है कि किंग जो है वो इस तरीके से लेगा कि बड़े एसएससीज़ को वो लोड ना पड़े और छोटे की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो इसी तरीके से ही लेड डाउन द ट्रेडर एंड द आर्टिशियंस दैट टू पे 1/5 ऑफ देयर प्रॉफिट। जो इनको प्रॉफिट होगा, चाहे वो सिल्वर में हो, चाहे गोल्ड में हो। पहले जो है चिड़िया वो सोने का देश माना जाता था हमारे इंडिया को। तो चाहे जो बड़े एसएससीज़ हैं, उनसे जो है बड़े बड़े फॉर्म में टैक्स लिया जाता था। और जो छोटे एसएससीज़ हैं, अगर हम कहें एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो खेती-बाड़ी कर रहे हैं, उनसे चाहे आप लगान ले रहे हो, लेकिन वो कम रहेगा 1/6, 1/8, 1/10 डिपेंडिंग अपॉन देयर जो उनकी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से। ये लिखा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन देयर सर्कमस्टेंसेस। जो उनके हालात हैं, उस हिसाब से अगर वो उसकी जो है अगर वो कम जो है अनाज उगा पाता है, उससे कम वो लिया जाएगा, उसकी औकात ज़्यादा है, तो उस तरीके से जो है उसको बाइफरकेट किया जाएगा। इसमें फर्दर लिखते हैं कि कौटिल्य has also described great detail in the system of the tax administration in Mauryan Empire। तो मौर्यन का राज था, वहाँ पे भी कौटिल्य ने जो है इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई। देखो कितना पुरानी बातें हैं ये, 2300 साल पुरानी जो हम बात कर रहे हैं ना, टैक्सेशन देखो आज 2021, 2300 साल, तो तब देखो क्या सिनेरियो होता होगा, कुछ कोई सोच भी नहीं सकता। उस टाइम पे भी ऐसी चीज़ें कि फ़ॉर्म चेंज होता था, पैसे तो होते नहीं थे, पैसे तो बहुत बात की बात है। तो चीज़ें अलग-अलग चीज़ें जो हैं उसमें लाई गई और वो चेंज होता गया। बाद में क्या हुआ इन इंडिया द टैक्स वाज़ इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1960। 1960 में जो है फर्स्ट टाइम में जो है इंडिया में आया टैक्सेशन सिस्टम। यार इसमें एक चीज़ और अगर किसी को होस्ट शिफ्ट करने का पता हो ना, क्योंकि यहाँ पे बार-बार वो एक्सेप्ट करना पड़ रहा है मेरे को, कोई भी ऐड हो रहा है तो एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। अगर वो शिफ्ट होता हो, कोई फीचर हो तो बताना यार प्लीज़। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, पता है नहीं तो प्रॉब्लम होती है। अब इसमें फर्दर इंडिया वाज़ यहाँ पे क्या है कि इंडिया में आया 1960 में बाय सर जेम्स विल्सन, ठीक है? उस टाइम पे ऑब्वियसली अंग्रेज़ों का राज था, ठीक है? इसने जो है टैक्सेशन सिस्टम लाया 1960 में। In order to meet the losses of the government on account of military mutiny in 1950-60, 1957, 1957 में जो है कुछ लॉसेस हुए मिलिट्री कम्युनिटी को, तो उसको कवर अप करने के लिए 1960 में सर जॉनसन ने एक टैक्सेशन सिस्टम बनाया ताकि जो गवर्नमेंट है उसका जो रेवेन्यू है उसकी भरपाई हो सके, उसको लॉस ना हो। इस तरीके से जेम्स विल्सन ने जो है एक टैक्सेशन फॉर्म बनाया। इन 1918 द न्यू इनकम टैक्स वाज पास्ड। देखो धीरे-धीरे जो है ना हम 1860 में आ गए, उसने टैक्सेशन सिस्टम लाया, उसको मॉडिफाई करते गए। 1980 में नया इनकम टैक्स बना। उसके बाद जो है अगेन रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यू एक्ट, क्योंकि आज तक हम देखते हैं बजट में चेंजेस होते रहते हैं, हर साल बजट आता है, बजट में कुछ ना कुछ चेंजेस करे जाते हैं। चेंजेस किस भी आप पे होते हैं, जो भी केस लॉज़ पूरे साल में जो भी नई-नई चीज़ें होती हैं, उसको सिम्प्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट जो है उसमें चेंजेस करते हैं और अपने जो है फिस्कल बजट, अपने उनके जो जितने बजट्स होते हैं, उसके हिसाब से जो है वो बजट को पेश करते हैं और जो आने वाले ताकि जो अपकमिंग ईयर्स हैं, उसमें उसका इम्पैक्ट जो है ला सके। तो हर साल चेंजेस होते हैं। तो 1918 के बाद यहाँ पे 1922 में फर्दर उसको अमेंड करा गया और लास्ट में जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है, तो इनकम टैक्स एक्ट जो है वो कौन-सा है? जो हम इनकम टैक्स एक्ट रेफर करते हैं, वो कौन-सा एक्ट है? वही वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो हम एक्ट पढ़ते हैं ना, वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। ठीक है? ये वाला एक्ट हम पढ़ते हैं, जो आज की डेट में पढ़ते हैं, जो कि कब से आया था असेसमेंट ईयर 1961-62 से, असेसमेंट ईयर 1961-62 से।
आया था 1961 में, ठीक है। आज तक जो हम एक्ट रेफर करते हैं इनकम टैक्स का 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 रेफर करते हैं। यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है, इन कंसल्टेंस विद द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ फाइनली इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाज पास, और आज तक यही चलता हुआ आ रहा है और उसमें जो है अमेंडमेंट होती रहती है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज बीन ब्रॉट आउट विद 1 अप्रैल 1962। इसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी? विद इफेक्ट फ्रॉम, क्या डेट रहेगी? 1 अप्रैल 2000 सॉरी 1 अप्रैल 1962 से जो है ये एक्ट जो है इफेक्ट में रहा। इट अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया। देखो जब हम होल ऑफ इंडिया की बात करते हैं ना, तो माइंड में सीधा एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि आर्टिकल हमने देखा कि पहले क्या होता था, जम्मू एंड कश्मीर को अलग से जो है संविधान मिला हुआ था कि क्या, कि जो भी एक्ट पूरी इंडिया में लागू होगा और जम्मू एंड कश्मीर का अलग से जो है एक्ट बनेगा, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग से पावर दी गई थी। तो इसलिए क्वेश्चन अराइज होता था कि क्या वो एक्ट जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू होगा नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू है। अभी हम बैकग्राउंड कर रहे हैं। देखो ये चीजें ना, हम इतनी पुरानी पीछे की बातें करना, हम हो सकता था हम चैप्टर 1 से डायरेक्ट शुरू कर देते, लेकिन बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर हम नोट कर रहे हो ना साथ-साथ, कहीं न कहीं बाद में बड़ा इफ़ेक्ट में जा सारी चीज़ें नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने वर्ड्स पे जितना समझ आ रहा है उतना नोट कर लो। कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा नोट करने की, लेकिन इसको नोट ज़रूर करो, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं कल थोड़ा और कम क्लियर वो होगा, याद रहेगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ जो है ना वो धीरे-धीरे धुलती जाती है। उसको अगर हम दोबारा रिवाइज़ करेंगे तो वो रिकॉल होती जाती है। तो यहाँ पे यही कहता है उसके बाद, सिंस 1962 सर्वल अमेंडमेंट्स ऑफ फार रीचिंग नेचर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बाय द यूनियन बजट एवरी ईयर। हर साल जो है बजट के थ्रू जो है, कौन से मंथ में आता है बजट हमारा? फरवरी मंथ में। फरवरी के स्टार्टिंग में जो है हर साल जो है बजट आता है। अब हम देखते हैं कि टैक्सेशन किस तरीके से, जो हमने स्टार्टिंग लाइन में देखा था। सर हाँ, सर ये ऐसा क्यों है कि जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू है, बाकी और कोई एक्ट तो लागू होता नहीं उसपे, तो इसमें ऐसा क्या खास है जो नहीं, जो काफ़ी जम्मू एक्ट कश्मीर में भी लागू हो रहा है? काफ़ी एक्ट है जो है जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल है। जीएसटी जम्मू कश्मीर में नहीं है। जीएसटी भी एप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर में। अभी हम देखेंगे उसमें आगे, जब हम जीएसटी की शुरुआत करेंगे सेक्शन 1 में देखेंगे। सेक्शन 1 कहेगा कि जीएसटी जब शु अभी हम उसको ना अ, काफ़ी एक्ट हैं जो जीएसटी में जो जम्मू एंड कश्मीर में लेवी होते हैं। जीएसटी भी एप्लीकेबल होता है जम्मू एंड कश्मीर में। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था, पूरे इंडिया में आया था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन 1 हफ्ते बाद 8 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर के संविधान ने भी उसको पास कर दिया, और 8 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी आ गया था। तो ऐसे कन्फ्यूजन ना हो, इस तरीके से इसमें इंक्लूड करके डाला गया है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी एक्ट, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में नंबर ऑफ एक्ट्स हैं, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए सबसे पहला चैप्टर हर एक्ट का क्या होता है? एक्सटेंट, टाइटल एंड कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। वो यही बताता है कि हमारा जो एक्ट है, वो कहाँ तक उसकी जो है स्कोप है, उसकी एम्बिट कितनी है, वो कहाँ-कहाँ लेवी हो सकता है। तो वो पर्टिकुलर किसी स्टेट का होगा, तो वो स्टेट के दायरे पे ही आएगा। अगर वो पूरी इंडिया का होगा, वो पूरी इंडिया के उस पे दायरे पे आएगा। इसलिए क्लैरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है डालना कि इसकी जो एम्बिट है वो कितनी है। वो स्टेट तक ही रिस्ट्रिक्टेड है या उससे बाहर भी है। तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया कि यहाँ पे साथ में लिख दिया है जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है शिवम? हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे बात करी थी कि डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स 2 फॉर्म में टैक्स है। ठीक है? अभी तक जो हमने सिनेरियो देखा वो एक तरीके का क्या था, ये सारा टैक्स जो था डायरेक्ट टैक्स था। यहाँ पे हमने ये उसका देखा कि यहाँ पे जो शुरू करा गया, यहाँ पे हमने बात करी इनकम टैक्स की। ठीक है? यहाँ जो लाया गया इनकम टैक्स, यहाँ तक इनकम टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है। जिसकी इनकम ज़्यादा उसके ऊपर लेवी होगा, स्लैब के हिसाब से। जिसकी इनकम कम उसके ऊपर लेवी नहीं होगा, सीधा गवर्नमेंट को जाता है। इतना बेसिक प्रिंसिपल तो टैक्सेशन का हमें पता है। ठीक है? डायरेक्ट टैक्स कैसे रहता है? इनकम टैक्स जो लगता है, चालान हम रिटर्न फाइल करते हैं, उसका चालान जो भी उसका टैक्स बनता है, उसको डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। ठीक है? इनकम के हिसाब से, पर्सन की इनकम के हिसाब से, पर्सन में कौन हो सकता है? इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, फर्म्स भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है, बीओआई, एओपी कोई भी हो सकता है। तो उनकी इनकम के हिसाब से जो है, वो जितनी इनकम होगी,
चाहे वो कंपनी की इनकम ज़्यादा होगी उस पे ज़्यादा उसका टैक्सेशन जो है उसको डायरेक्ट टैक्स देना है, उसको डायरेक्टली टैक्स देना है, हम इस तरीके से कह सकते हैं, है ना? जितनी इनकम बढ़ती जाएगी उसको टैक्स देना है कॉरस्पॉन्डिंग। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होता है उसको हम साथ-साथ लेके चलेंगे। अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स क्लियर हो जाना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स किस तरीके से है। डायरेक्ट टैक्स मेरे ख्याल से अब डायरेक्ट टैक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी को डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कोई है तो साथ-साथ पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम सब एक ही तरीके के हैं, ठीक है ना? कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, एक गलत क्वेश्चन पूछना बहुत बढ़िया है क्वेश्चन ना पूछने से। एक गलत क्वेश्चन पूछना बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो, कहीं न कहीं सोच रहे हो और सोच रहे हो तो वो बहुत अच्छा है। इसलिए कोई भी चीज़ लगे साथ-साथ पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कस ही तो कर रहे हैं। अब हम देखते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फ़र्क, बेसिकली फ़र्क क्या पड़ता है। अगर अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें, तो डायरेक्ट टैक्स में जिसकी इनकम होती है उसके ऊपर डायरेक्ट वो जो है इम्पोज़ हो जाता है, ठीक है? एक किसी पर्सन की इनकम है 10 लाख रुपए, उसके ऊपर 10 लाख रुपए के हिसाब से उसके ऊपर इनकम टैक्स बन जाएगा। किसी की इनकम है 5 लाख रुपए, उसके ऊपर 5 लाख के हिसाब से इनकम टैक्स बन जाएगा। किसी की इनकम है 3 लाख रुपए, वो अपनी 3 लाख के हिसाब से इनकम टैक्स दे देगा। तो जितनी इनकम होगी, उतनी-उतनी के ऊपर उसको टैक्स देना होगा। उसकी इनकम बढ़ेगी, तो उसका टैक्सेशन पोर्शन भी बढ़ता जाएगा। इनकम बढ़ेगी, यहाँ से टैक्स भी बढ़ता जाएगा। तो इम्पोजिशन ऑफ टैक्स गेट लेवी ऑन द इनकम और प्रॉफिट ऑफ द टैक्स पेयर। प्रॉफिट किस सेंस में कहा गया है? अगर कोई कंपनी, कोई बिज़नेस एंटिटी है, तो उसकी जितनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उसका इनकम टैक्स उसके हिसाब से बढ़ता जाएगा। पहले हम डायरेक्ट टैक्स कवर कर लेते हैं, फिर हम कंपैरिज़न देख लेंगे, क्योंकि डिफरेंस समझना ज़रूरी है। कोर्स ऑफ पेमेंट, किस तरीके से पेमेंट रहेगी डायरेक्ट टैक्स की? टैक्स पेयर पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। चालान फिल करते हैं ना हम, आईटीएनएस 281, 280 इस तरीके से चालान होते हैं। 280 नंबर चालान जो हम भरते हैं, 280 चालान इनकम टैक्स का, ये टीडीएस का चालान होते हैं, डिफरेंट चालान्स हैं। तो चालान के थ्रू हमने चालान फिल किया और सबमिट कर दिया। बैंक के मीडियम से पेमेंट कर दी, मोड से, और पेमेंट हो गई। डायरेक्टली कहाँ चला गया? वो गवर्नमेंट को चला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया। भारत सरकार को सीधा-सीधा चला गया। एसएससी ने पे कर दिया अपने पैन से, पैन वाइज़ वो एसएससी ट्रैक हो गया, उसने अपने पैन बेसिस पे जो है पे कर दिया। पेइंग एंटिटी, पे कौन करेगा? इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है? पर्सन, कोई भी पर्सन होगा, और इनकम टैक्स में पर्सन की डेफिनिशन कवर करती है, उसमें इंडिविजुअल भी होता है और उसमें कंपनी एलएलपी वगैरह भी होती है, तो हमने उसको कह दिया बिज़नेस। तो कम इंडिविजुअल भी पे करेगा और बिज़नेस वाला भी पे करेगा। रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा? बेस्ड ऑन द इनकम एंड प्रॉफिट। इनकम बढ़ेगी तो भी उसका इनकम टैक्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो भी उसका इनकम टैक्स बढ़ेगा। तो जिस तरीके से उसकी इनकम रहेगी, उस तरीके से उसका टैक्स बढ़ता जाएगा, ठीक है? अगला पॉइंट कहता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर। सीधा-सीधा इसका कोई क्रेडिट नहीं ले सकता, इसको हम आईटीसी, अगर आपको, हम इस फील्ड के बंदे हैं तो हम आईटीसी से वाकिफ होंगे कि हम जो है क्रेडिट ले लेते हैं ना, पे जो करते हैं, जैसे जीएसटी में देखते हैं हम इनवॉइस का क्रेडिट ले लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ सीधा जो उसकी इनकम बनी उसने पे कर दिया, उसका कोई भी क्रेडिट नहीं मिल सकता, तो कैन नॉट बी ट्रांसफर। किसी के ऊपर ट्रांसफर भी नहीं कर सकता ना वो अपनी लायबिलिटी। जिसकी इनकम है, मिस्टर ए की इनकम है, तो मिस्टर ए की ही लायबिलिटी बनेगी। मिस्टर बी की इनकम है, मिस्टर बी की ही लायबिलिटी बनेगी, वो किसी को और के ऊपर नहीं ट्रांसफर कर सकता कि मेरी इनकम, मिस्टर ए कहता है मेरी इनकम है, लेकिन मेरा टैक्स जो है वो मिस्टर बी पे कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता, उसकी लायबिलिटी है तो उसी को ही पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कैन नॉट बी ट्रांसफर। नेचर ऑफ टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स। इट इट्स रेट इंक्रीजेस विद द टैक्स पेयर इनकम इंक्रीज। अगर इनकम बढ़ेगी, अभी तक हमने वही बात करी, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा, ठीक है? डायरेक्ट टैक्स में आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सीधा-सीधा इनकम के हिसाब से है। इनकम जो हम पे करते हैं, जिसकी इनकम ज़्यादा है, रिटर्न सबने रिटर्न फाइल करी ही है इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स के रिटर्न के हिसाब से देखा ही है कि जितनी ज़्यादा उसकी इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम होती है, उसके हिसाब से उसका उतना ही टैक्स बनता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन है? आगे कवर करें? इनडायरेक्ट टैक्स। पहले सिर्फ डायरेक्ट टैक्स था, पहले सिर्फ डायरेक्ट टैक्स था। तो डायरेक्ट टैक्स हमने देखा, सिर्फ डायरेक्ट टैक्स चलता हुआ आ रहा था, जैसे-जैसे इनकम थी वैसे-वैसे ही गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा था। गवर्नमेंट ने कहा कि इसको थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन होनी चाहिए टैक्सेशन सिस्टम में। हम जो है सप्लाई पे
जो ट्रांजैक्शन बेस पे जो है टैक्स करें। अभी तक जो इनकम हो रही थी, अभी तो इनकम बेसिस पे चल रहा था, अब ट्रांजैक्शन बेसिस पे जो है उसको कोशिश करी गई कि टैक्सेशन सिस्टम को जो है ट्रांजैक्शन बेसिस पे जो है लिया जाए। ट्रांजैक्शन बेसिस पे आप कंपेयर वो कर पा रहे हो, कोरिलेट कर पा रहे हो कि किस तरीके से? जैसे सेल परचेज करते ही एक ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स लग रहा है, हर एक ट्रांजैक्शन के हिसाब से जो टैक्स लग रहा है, तो उसको स्टार्टिंग में अलग-अलग टैक्सेस आए, एक्साइज़, कस्टम बहुत सारे थे। उसके बाद सर्विस टैक्स लाया गया, सर्विस टैक्स जहाँ पे सर्विसेज़ जो रेंडर करता है उसके ऊपर सर्विसेज़ लाया गया। तो इसमें क्या होता है कि जिसने सर्विस दी, जिसने सर्विस दी या जिसने गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करे, उसने जिसको सेल करे, उसने ₹100 के गुड्स मैन्युफैक्चर करे, सपोज़ यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ₹100 के गुड्स मैन्युफैक्चर करे, ठीक है? हम पुराने सिस्टम पे बात करते हैं चलो, उसने ₹100 के ऊपर वैट लगा दिया, ठीक है? 5% वैट लगा दिया, तो ₹105 का हमारा यहाँ पे बिल बन गया। तो ₹105 का जो बिल बन गया, जो पर्सन सेल कर रहा है वो कितना कलेक्ट करेगा? 100 या 105? वो 105 कलेक्ट करेगा। 100 अपने पास रख लेगा, 5 आगे दे देगा गवर्नमेंट को। 100 अपने पास रख लेगा, उसका सेल थी, और जो ₹5 उसने पीछे से कलेक्ट किया, वो आगे दे देगा। पीछे से कलेक्ट करके आगे दे देगा, ठीक है? उसको कोई फ़र्क पड़ा उससे? उसकी जेब में कोई फ़र्क पड़ा? उसने ₹5 वहाँ से लिया और आगे दे दिया। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स का फ्लो है। इस पे जो बर्डन पड़ता है, वो एंड कंज्यूमर पे पड़ेगा। एंड कंज्यूमर पे कैसे पड़ेगा, वो हम धीरे-धीरे इसको क्लियर करेंगे कि एंड एंड कंज्यूमर के ऊपर सारा लोड क्यों पड़ता है। वो हम जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे ना, धीरे-धीरे क्लियर होता जाएगा। अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इम्पोजिशन ऑफ टैक्स कहता है एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है? जो अभी हमने दोनों एग्जांपल लिए, अगर गुड्स है तो उस केस में भी लगेगा, ठीक है? और अगर सर्विसेज है तो उस केस में भी लगेगा। रेदर देन इनकम और प्रॉफिट, जो अभी हमने डायरेक्ट टैक्स करा था वहां पे क्या था, इनकम और प्रॉफिट पे डिपेंड करती थी टैक्सेबिलिटी। यहाँ पे जो डिपेंड कर रही है, यहाँ पे डिपेंड कर रही है ट्रांजेक्शन पे, कि वो सेल कर रहा है या फिर वो सर्विसेज रेंटर कर रहा है, तो उस पर डिपेंड कर रहा है। दोनों क्राइटेरिया ही अलग अलग हो गए। वहां पे सेल और यहाँ वहां पे थी प्रॉफिटेबिलिटी पे, इनकम बढ़ेगी प्रॉफिट बढ़ेगा। यहाँ पे इनकम प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन, सेल करी टैक्स लगा दो, या सर्विस दी टैक्स लगा दो। अब इसका कोर्स ऑफ पेमेंट, टैक्स पेयर पे टू द गवर्नमेंट थ्रू एन इंटरमीडिएटरी, गवर्नमेंट को पे करेंगे थ्रू एन इंटरमीडिएटरी। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, वहां पे पेमेंट कैसे हुई थी? वहां पे पेमेंट क्या करी थी हमने, 100 + 5, ₹105 हमने कलेक्ट करे, ₹5 हमने गवर्नमेंट को दे दिए। 105 कलेक्ट करे, ₹100 अपने पास रखे, ₹5 दे दिए। मतलब एक तरीके से ₹5 वहां से लिए कस्टमर से और ₹5 गवर्नमेंट को दे दिए। तो हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं? एज एन इंटरमीडिएटरी तो रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना? हमने वहां से ₹5 लिए और वहां गवर्नमेंट उसको दे दिए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, वहां से लिए वहां दे दिए। तो एज अ इंटरमीडिएटरी हम यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। यही बात यहाँ पे लिखी है, टैक्स पेयर पे टू द गवर्नमेंट थ्रू एन इंटरमीडिएटरी। उसके अपनी जेब पे फर्क नहीं पड़ रहा, वो गवर्नमेंट को दे रहा है आगे से लेके। तो ये चीजें का फर्क है। देखो वहां पे क्या होता था, डायरेक्टली अपना, उसको अपना, अगर वो 30% ब्रैकेट पे उसकी इनकम फॉल कर रही है तो उसने ₹100 कमाए, तो उसको डायरेक्टली अपनी इनकम में से ₹30 देने पड़ेंगे और ₹70 उसके बचेंगे। तो वो था डायरेक्ट टैक्स। वहां पे उसको डायरेक्टली अपनी जेब पे लोड पड़ रहा था। यहाँ पे वो ₹5 आप पीछे से ले रहा है और ₹5 ही दे दे रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो एज अ इंटरमीडिएटरी जो है उसका रोल प्ले हो रहा है। तो दोनों में फर्क जो है साथ साथ हम रिकॉल करके चलेंगे। पेइंग एंटिटी क्या रहेगा? एंड कंज्यूमर। ये एंड कंज्यूमर क्या कैसे होगा, इसको हम जब आगे एग्जांपल में डिस्कस करेंगे ना, लास्ट में एग्जांपल के उससे समझेंगे हम, जहाँ पे हम रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल समझेंगे, वहां पे हम देखेंगे कि लोड जो है वो एंड कंज्यूमर में बनता है। इसके पीछे देखो लॉजिक जो है थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग जो है, हमें पता है हम ये जीएसटी रिटर्न्स वगैरह फाइल करते हैं, तो हमें लॉजिक हम वो कर सकते हैं कि हम परचेज का जो होता है उसका क्रेडिट ले लेते हैं। ₹100 का परचेज का 100 + 18%, 118 का बिल आया, तो हमने 18 का क्रेडिट ले लिया। तो हमें, अगर हम रजिस्टर्ड हैं तो हमने क्रेडिट ले लिया, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हम मोबाइल शॉप में गए और वहाँ से हमने ₹10,000 का, 10,000 प्लस जीएसटी 11,800 का हमने मोबाइल लिया, और हमने मोबाइल लिया एज़ एन इंडिविजुअल, हम रजिस्टर्ड नहीं है।
तो वहां पे हमें 11,800 का जो 1,800 रुपए उसका क्रेडिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, हम रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो इस तरीके से जो एंड यूजर होता है उसको लोड पड़ता है। जो ट्रेडर था, जो मोबाइल शॉप वाला था, उसने पीछे से लिया था और हमें बेच दिया। जब उसने पीछे से लिया था तो उसको मान लेते हैं उसने 8,000 का खरीदा था और 10,000 का बेच दिया। तो 10,000 पे हमें जीएसटी लगा के दे दिया, 1,800 रुपए का हमें क्रेडिट नहीं मिला। लेकिन जब उसने 8,000 का पीछे से लिया होगा, उस पे भी जीएसटी लग के आया होगा, तो उसको क्रेडिट मिल गया होगा। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, इसलिए जो लोड पड़ता है वो एंड कंज्यूमर पे बनता है। ये थोड़ा एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा, इसको डिटेल में अगर आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा एंड कंज्यूमर में किस तरीके से लोड पड़ेगा। मोबाइल वाला एग्जांपल याद रखना कि मोबाइल जैसे हम नॉर्मल शॉप पे हम रजिस्टर्ड नहीं होते, हम कोई भी चीज कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमारे पास उसका लोड पड़ता है। हम टैक्स सब टैक्स पेयर होते हैं, हम सारे टैक्स पेयर हैं। हम अगर इनकम हमारी किसी तरीके कम होती है तो हम डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते, लेकिन हम गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स पे जरूर करते हैं। हम हर केसेस में इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। आपके पास जो फोन है उसके ऊपर आपने टैक्स दिया है। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, आपके घर पे फर्नीचर है उस पे आपने टैक्स पे किया है। कोई जिसका भी आपके पास बिल है ना, सब चीजों पे आपने जो जीएसटी वाला बिल होगा उस पे सब पे आपने टैक्स पे किया है। हर कोई करदाता है, लेकिन उसका क्रेडिट नहीं ले सकता वो, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो एंड कंज्यूमर पे जो है वो लोड पड़ता है हमेशा। ठीक है, आगे चलें। रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे हमने देखा कि रेट ऑफ टैक्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, 5% क्या ब्रैकेट होती है इसकी, 5%, 20% और 30% ब्रैकेट है इंडिविजुअल के केसेस पे। ठीक है, इनकम टैक्स की ब्रैकेट स्लैब रेट पता होगा। इस पे क्या रहता है, रेट ऑफ टैक्स पे क्या रहता है, जैसे जीएसटी पे है तो फ्लैट लगेगा। अगर उसकी कमोडिटी 18% पे फॉल करती है तो 18% पे फॉल करेगा। अगर उसकी कमोडिटी 5% पे फॉल करती है 5% पे रहेगा। जोन से भी रेट है वो फिक्स रेट ऑफ रेट ही लगेगा उस पे। ऐसा नहीं है कि कोई इनकम के हिसाब से कुछ है, नहीं है तो ट्रांजेक्शन बेस है। जोन सा उसका एचएसएन बनता है उस पे जो रेट स्पेसिफाइड है वो ही उस पे टैक्स लगना है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ पेमेंट, ट्रांसफरेबल, ये वाला क्या है, ट्रांसफरेबल। इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। हमने किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं हमने देखा ना, वो जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें उसका अदर जो जो सेकंड पर्सन होता है उसका क्रेडिट ले सकता है। और जो हम 105 लेके हमने 5 रुपए पे करे थे, तो हमने वो जो 5 रुपए थे वो अपनी जेब से पे नहीं करे थे, हमने वहां से लिए थे। तो हमारी जो लाइबिलिटी थी 5 रुपए की, जो टैक्सेशन की, वो हमने पीछे से रिकवर करी थी, तो उसका हमारे ऊपर लोड नहीं पड़ा था। तो ये चीज़ों का इसलिए फ़र्क पड़ता है, वो ट्रांसफरेबल है। और जो डायरेक्ट टैक्स था, वो ट्रांसफरेबल नहीं था। और जिसके ऊपर मिस्टर ए की लायबिलिटी है, तो वो मिस्टर ए ही पे करेगा उसको, मिस्टर बी के ऊपर वो शिफ्ट नहीं हो सकती। नेचर ऑफ ट्रांज़ैक्शन, प्रोग्रेसिव पेमेंट, रेट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी। यहाँ पे क्या है, रिग्रेसिव पेमेंट। रिग्रेसिव पेमेंट कैसे है, इट रेट डिक्रीजेस बाय विद द इंक्रीज इन इनकम। इसको समझना देखो जरूरी है। यहाँ पे हमने बात करी थी रेट कांस्टेंट है, 18 है तो 18 ही लगेगा, 5 है तो 5 है, 12 है तो 12 ही है। ठीक है, यहाँ तो फिक्स रेट है। तो हम रिग्रेसिव कैसे कह रहे हैं कि रेट डिक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन इनकम। इस लाइन को देखो, इसको साथ में रिलेट करके चलो, विद इंक्रीज इन इनकम। आपके इनकम बढ़ने पे जो है उसका आपका ओवरऑल जो है खर्चा कम हो जाएगा। अभी एज अ कंपनी आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर था, बिजनेस एक्सपेंस था फिक्स फिक्स नेचर का। आपका रेंट मान लो, प्रीमिसेस का रेंट जा रहा था 15,000 पे। आपकी टर्नओवर थी, यहाँ पे टर्नओवर थी 50 लाख रुपए। यहाँ सॉरी, इसको इसको ले लेते हैं 1.5 लाख रुपए। टर्नओवर थी 50 लाख रुपए। आपकी टर्नओवर धीरे धीरे टर्नओवर 50 लाख की 70 लाख हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपकी टर्नओवर 50 लाख थी, आपको टैक्सेबिलिटी कितनी बड़ी होगी, आपको जो मार्जिन पे टैक्स आता है ना, जीएसटी क्या है, हमारे मार्जिन पे टैक्स होता है बेसिकली, वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी भी एक वैल्यू एडेड टैक्स ही है। बाहर की कंट्रीज में उसको जीएसटी के प्रिंसिपल ही फॉलो करे जाते हैं, उसको वैट, कई कंट्रीज में वैट कहा जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स है। क्योंकि पहले जो था वैट ही नाम से बोला जाता था। जैसे हर स्टेट अपना अपना वैट लगाता था, तो दिल्ली वैट बोलते थे, हरियाणा वैट बोलते थे। तो वैट अभी भी कॉन्सेप्ट वैट ही है। एक्साइज में जो कॉन्सेप्ट था वो भी वैट ही था। वैट क्या है, कॉन्सेप्ट है, वैल्यू एडेड। जो हम वैल्यू एडिशन करेंगे, जैसे हमने मोबाइल का एग्जांपल लिया था, 8,000 का लिया था, 10,000 का बेच दिया, 2,000 जो हमने वैल्यू एडिशन करी उसके ऊपर हमारे को टैक्स लगता है बेसिकली। 2,000 वैल्यू एडिशन पे, क्योंकि 10,000 पे जो टैक्स लगा होगा उसका हमने क्रेडिट ले लिया। हमारी सॉरी 8,000 पे जब हमने परचेज किया उसका हमने क्रेडिट ले लिया। जो आगे बेचा
आगे जो हमने बेचा उसका हमने क्या किया 10,000 के ऊपर हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई 1800 रुपए की। तो हमारे पास नेट इम्पैक्ट जब हम गवर्नमेंट को देंगे अपनी जेब से तो कितने दे देंगे? या 1800 माइनस जो 8,000 पे हमने 18% जो है जिसका क्रेडिट लिया होगा, बैलेंस ही तो पे करना होगा। हम सबको पता है ना किस तरीके से कंप्यूटेशन बनती है, सेल्स के ऊपर टैक्स माइनस परचेज के ऊपर टैक्स, लेमैन लैंग्वेज से अगर सोचे तो। तो हमारा जो टर्नओवर 50 लाख के ऊपर जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बनी होगी, वो मान लेते हैं अगर हमारी 20,000 रुपए हमने पूरे साल का मान लेते हैं, ये 20,000 तो कम हो गया, मान लो हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए यहाँ पे हमने इस जो है पूरे साल का जीएसटी पे किया। यही हमारी टर्नओवर 70 लाख हो गई, तो हमारी जो लायबिलिटी है, ये भी कॉरेस्पॉन्डेंस बढ़ जाएगी, ठीक है? यहाँ 1 लाख थी, तो मान लेते हैं सपोज़ कर लेते हैं यहाँ पे 1,30,000 हो गई। लेकिन हमारा जो फिक्स एक्सपेंडिचर था, आज भी रेंट जो है 1.5 लाख रुपए साल का जा रहा था, हमारी टर्नओवर जो है 20 लाख रुपए बढ़ गई, तो भी हमारा जो है टर्नओवर जो है हमारी एक्सपेंस रेंट का उतना ही रहा। तो इस तरीके से जो है रिग्रेसिव पेमेंट द रेट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम, हमारी इनकम बढ़ गई 50 लाख से अगर 70 लाख की टर्नओवर हो रही है तो कॉरेस्पॉन्डेंसली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है? लेकिन हमारा जो बर्डन है, जो जीएसटी का बर्डन है, जो हमारा आउटफ्लो है, वो उस हिसाब से जो है वो कम होता जाएगा। इसको प्रैक्टिकली जब हम करके देखेंगे ना किसी की बैलेंस शीट से कि हमारा जो फिक्स एक्सपेंडिचर की वजह से जो हमारा आउटफ्लो जो ट्रेड का आउटफ्लो होता है, वो धीरे-धीरे जो हम अमाउंट वाइज़ बात करें तो हमारा अमाउंट वाइज़ भी कम हो जाता है। तो अमाउंट वाइज़ कम हो गया, तो हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे भी हमारे को रिडक्शन मिल जाएगी, जीएसटी की रेट। ठीक है? यहाँ पे जो था प्रोग्रेसिव रेट पे था, सीधा-सीधा उस पर जो रेट इंक्रीज़ हो जाता था, टैक्स पेयर की इनकम अगर यहाँ पे 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, 5 लाख है तो 5 लाख के हिसाब से लगेगा। तो इस तरीके से जो है दोनों में फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट टैक्स किस तरीके से चलता है, इनडायरेक्ट टैक्स किस तरीके से चलता है। अभी तक किसी को इसमें कोई दिक्कत? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में मोस्टली हम इनकम टैक्स का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स सोच रहे हो तो करंटली जीएसटी का एग्जांपल लेके चल लो। पुराने लॉ को सिर्फ कंपैरिजन के लिए हम लेंगे कि कहाँ पे क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी और जिसकी वजह से जीएसटी को उसको स्विच करना पड़ा जीएसटी पे। उसको हम लेके चलेंगे। बाकी डायरेक्ट टैक्स के लिए इनकम टैक्स ले लो और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आप सीधा जो है अपना जीएसटी ले लो। बढ़ें आगे? चलो जी। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की बात करते हैं। अभी तक हमने जो किया उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट जो है आज के इस डिस्कशन में जो अभी तक किया है। फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे हमने पुरानी हिस्ट्री देखी किस तरीके से जो है टैक्सेशन होती थी और उसके बाद हमने देखा अभी तक हमने जो किया वो एशियंट हिस्ट्री देख ली और डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स 2 पार्ट हमने कवर कर लिए। ठीक है? अब हम एडवांटेजेस की ओर बढ़ते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं जीएसटी के और फिर हम देखेंगे जब एडवांटेजेस हैं तो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई होंगी। ऐसा नहीं है कोई चीज़ नई आ गई तो वो बेनिफिट ही बेनिफिट है। उसके बाद प्रॉब्लम्स भी होंगी लेकिन ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स कम होंगी इसलिए चल पा रहा है। नहीं तो फिर पुराना पुराना मॉडल ही क्यों नहीं चलाते? ठीक है? एडवांटेजेस एडवांटेजेस के लिए पहले हम थोड़ा-सा ब्रीफ में ये समझते हैं कि पुराने सिस्टम में क्या था, नए सिस्टम में क्या है। देखो पुराना सिस्टम आपके लिए अब यूज़फुल नहीं है। अब जीएसटी ही पढ़ना है हमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम कहाँ-कहाँ आ रही थी? उसके लिए जो मेन एस्पेक्ट है, हमें लॉ नहीं पढ़ना, पुराना लॉ तो नहीं पढ़ना, लेकिन उसमें जो मेन एस्पेक्ट हैं कि क्या वहाँ पे दिक्कतें थी और यहाँ आने के बाद क्या इस सिस्टम में वो दिक्कतें नहीं हैं और दिक्कतें हैं, तो उसके वो डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा। अगर दिक्कतें रिज़ॉल्व हो गई, तो वो इसकी एडवांटेजेस में आ जाएगा, सीधा-सीधा। पहले हम एग्ज़ाम्पल लेंगे, उसके बाद ये चीज़ें पढ़ेंगे तो हम आराम से कोरिलेट कर पाएँगे, ठीक है? इसके लिए हम पहले एग्ज़ाम्पल पे चलेंगे, ताकि हमें जो है सीधा-सीधा ये समझ में आ जाए कि पुराना लॉ क्या था, पुराने उसमें क्या-क्या चीज़ें थी और नए उसमें क्या-क्या फ़र्क है। तो दोनों में क्या-क्या फ़र्क है, उसको देखते हैं पहले। जो हमारा पुराना रिजीम था, जिसको अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो हम कह सकते हैं कि वैट की रिजीम हमारी ओल्ड रिजीम चल रही थी। वैट भी था, एक्साइज़ भी था, ठीक है? सर्विस टैक्स भी था, ठीक है? टोटल 17 टैक्स को सब्स्यूम करके टोटल 17 टैक्स को सब्स्यूम करके जो है जीएसटी पे लाया गया, ठीक है? अभी हम इन 3 का एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि इन 3 में क्या चीज़ थी ऐसी जो जहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी और जहाँ पे जो है हमें स्विच करना पड़ा, एक नया मॉडल लाना पड़ा जीएसटी का। अगर हम वैट की बात करें,
वैट नाम से क्या बता रहा है? वैल्यू एडेड टैक्स। ये भी वैल्यू एडेड टैक्स था। और जी अभी हमने जो बात करी कि जीएसटी जो है वो भी वैल्यू एडेड टैक्स है। ठीक है, ये भी क्या है? सॉरी, वैल्यू एडेड टैक्स। दोनों ही वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड क्या है बेसिकली? वैल्यू एडेड क्या कह रहे हैं? अभी हमने 8,000 और 10,000 वाला जो एग्जांपल लिया वो हमारी वैल्यू एडेड है। जो हमने 10,000 वाला एग्जांपल लिया था कि हमने 10,000 हमारा सेल्स प्राइस था उसमें और 8,000 रुपए हमारा परचेज प्राइस था। तो हमारा जो बीच में मार्जिन बचा, जो हमारा मार्जिन आया 2,000 रुपए का, इसके ऊपर हमने बेसिकली जो है टैक्स दिया। हमने जो टैक्स दिया 2,000 रुपए के ऊपर दिया। किस तरीके से दिया? अगर हम इसका रेट कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 1,800 रुपए हमारा जीएसटी बनता है और यही हमने मोबाइल परचेज किया होगा और 18% टैक्स दिया होगा। कितना होगा ये? कितना अमाउंट होगा? इसको रफली ले लेते हैं कि चलो 1,000 रुपए रफली मान लेते हैं इसको। वैसे 900 940 पता नहीं कितना होगा। इसको रफली मान लेते हैं 1,000 रुपए हमारा ये बनता है और मान लेते हैं ये। तो हम जब आउटपुट टैक्स अपनी लायबिलिटी पे करेंगे गवर्नमेंट को, तो हम क्या करेंगे? 1,800 रुपए माइनस 1,000 रुपए, 800 रुपए हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। यही हम करते आ रहे हैं, ठीक है? यही करते आ रहे हैं, यहाँ पे हम लेस कर देते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ? ये 800 रुपए जो टैक्स है वो 2,000 रुपए पे ही टैक्स 18% एक तरीके से बने। ठीक है? ये हमने रफली एग्जांपल ये 1,000 रफली लिया था इसलिए यहाँ पे ये जो है थोड़ा-सा एक्चुअल नहीं आएगा। लेकिन अगर इसको एक्चुअल ले लोगे 18%, 8,000 का 18% तो वो एक्चुअल निकल के आ जाएगा। कैल्सी पढ़ा है तो किसी के पास इसको ये कैलकुलेट कर लो 8,000 पे 18 कितना आता है? 1440 हैं? 144 1440 1440 तो ये 1440 अगर हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमारा आ गया 60 कितना आ गया ये? 360 रुपए। तो हमारा 360 रुपए ही बना। 2,000 पे 18% 360 रुपए का ही बना। तो हमारा बेसिकली क्या है कि वैल्यू एडेड पे ही हम टैक्स दे रहे हैं एक तरीके से। तो यही सिस्टम आज भी तो हम यही फॉलो कर रहे हैं। जो पुराना सिस्टम था, ये जो हमने डिस्कस किया, यही वैट में हुआ करता था और यही सिस्टम आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। इसी तरीके से कंप्यूटेशन बनाते हैं ना आज भी हम। और मजे की बात ये है कि एक्साइज भी इसी तरीके से था। एक्साइज इज आल्सो अ वैल्यू एडेड टैक्स। ये भी वैल्यू एडेड टैक्स था। एक्साइज किस पे लगता था? थोड़ा सा बैकग्राउंड लेंगे सिर्फ हल्का सा। एक्साइज जो था